हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही हमारी जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो भी जितनी एक्ट्स उसमें सबस्यूम हुई हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जहाँ तक इसे छोड़ा था वहीं से इसे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5A ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले सेक्शन 25A कहता है कि 25C से लेकर 25E तक के जो सेक्शंस हैं वो कहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही सेक्शंस ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इनमें से कौन एक्सक्लूडेड है सबसे पहले तो ये देख लो। चैप्टर 5B की स्टैब्लिशमेंट्स, ये है चैप्टर 5A। और चैप्टर 5B में जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, बेसिकली लार्ज स्टैब्लिशमेंट्स की बात करता है चैप्टर 5B, तो वो इस चैप्टर में कवर नहीं की जाएंगी। स्मॉलर स्टैब्लिशमेंट्स जिनमें पिछले महीने में एवरेज वर्किंग डे पर 50 वर्कर से भी कम एम्प्लॉयड थे, या फिर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो एक सीज़न में ही काम करते हैं, जैसे कि शुगर मिल्स हो गई, आइस फैक्ट्रीज हो गई। ठीक है, या फिर कोई इंटरमिटेंट वर्क है, यानी रेगुलर वर्क नहीं है, कंटिन्यूस नेचर का वर्क नहीं है, तो इनको एक्सक्लूड कर दो इस चैप्टर में से सबसे पहले। ठीक है, 25C से लेकर 25E तक इन स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई नहीं किए जाएंगे। अब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट सीजनल या इंटरमिटेंट है, इसका फैसला कौन करेगा? ये करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उसका डिसीजन होगा फाइनल। अब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है? फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइंड है, माइन जो माइंस एक्ट में डिफाइंड है, और प्लांटेशन जो प्लांटेशन लेबर एक्ट में डिफाइंड है, उसे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा इस पर्पज़ के लिए। अब कंटिन्यूस सर्विस क्या है? देखो, कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर और 5B के लिए एटलीस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोई भी वर्कर की कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी अगर वो इंटरप्ट नहीं हुई है, विदाउट इंटरप्शंस है। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से इंटरप्शन नहीं हुए, कोई लीव नहीं ली है उसने, तो उसे कंटिन्यूस माना जाएगा। लेकिन अगर इंटरप्ट हुई भी है और वो इन रीजंस की वजह से है, तब भी उसे कंटिन्यूस ही माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर उसने सिकनेस के लिए 10 दिन की लीव ली है तो उसे कंटिन्यूस सर्विस ही माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसकी सर्विस इंटरप्ट हो गई है। ऑथोराइज लीव ली है उसने, एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ पाया, लीगल स्ट्राइक है, लॉकआउट है, या फिर काम रुक गया है, लेकिन उस काम के रुकने में वर्कर की कोई गलती नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर की वजह से काम नहीं हो पा रहा है या एम्प्लॉयर उसे काम नहीं दे पा रहा है, तो फिर वर्क उसका इंटरप्ट नहीं होगा और उसे कंटिन्यूस सर्विस ही माना जाएगा। अब सबसेक्शन 2 कहता है डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस कौन सी है, मतलब ब्रेक्स के साथ भी। इवन इफ अ वर्कर डजंट मीट द स्ट्रिक्ट अनइंटरप्टेड स्टैंडर्ड, दे कैन स्टिल बी ट्रीटेड एज हैविंग कंटिन्यूस सर्विस इफ दे हैव वर्कड इनफ डेज। यानी कि भले ही अनइंटरप्टेड का जो स्टैंडर्ड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा कोई वर्कर, लेकिन फिर भी उसे कंटिन्यूस सर्विस ही माना जाएगा अगर 1 साल के पर्पज़ के लिए अंडरग्राउंड माइन वर्कर कोई है तो उसने पिछले 1 साल में 12 महीनों में 190 दिन काम किया है। यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरग्राउंड माइन वर्कर है और उसने 190 दिन काम किया है 12 महीने में, तो कंटिन्यूस सर्विस है। बाकी सभी वर्कर्स हैं और उसने पिछले 12 महीने में 240 दिन काम किया है, तो कंटिन्यूस सर्विस है। अगर 6 महीने की बात करें तो बिल्कुल आधा आधा कर दो। ठीक है, अंडरग्राउंड माइन वर्कर है और उसने 95 डेज काम किया है तो कंटिन्यूस सर्विस है। ऑल अदर वर्कर्स हैं और उसने 120 दिन काम किया है तो उसे कंटिन्यूस सर्विस ही माना जाएगा। नाउ विच डेज काउंट एज एक्चुअली वर्कड? ठीक है, यानी एक्चुअली वर्कड जो डेज हैं उनमें क्या काउंट किया जाएगा? अगर उसे ले ऑफ किया गया है तब भी उसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, लीव विथ फुल वेजेस है, या फिर एब्सेंस है ड्यू टू टेम्परेरी डिसेबिलिटी फ्रॉम वर्क प्लेस एक्सीडेंट, यानी जिस जगह वो काम करता है उस काम करने के दौरान उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, वर्क प्लेस एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से वो काम पर नहीं आ पा रहा है, तो तब भी उसे एक्चुअली वर्कड ही माना जाएगा। और मैटरनिटी लीव है अगर कोई फीमेल वर्कर की, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, 12 हफ्ते मैक्सिमम अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, और इस 12 हफ्ते को अभी याद रखना, आगे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस एक्ट में एक्चुअली वर्कड अगर मैटरनिटी लीव का केस है तो मैक्सिमम 12 वीक्स ही अलाउड है। नाउ सेक्शन 25C कहता है ले ऑफ का कंपनसेशन दे दो भैया वर्कमैन को। सबसे पहले इसमें जानना है आपको बदली वर्कमैन क्या होता है। बदली यानी कि किसी रेगुलर वर्कमैन के बदले में आ रहा है कोई वर्कर। अ सब्सटीट्यूट वर्कर हायर्ड टेम्परेली इन प्लेस ऑफ अ रेगुलर वर्कर। एक रेगुलर वर्कर की जगह पर कोई टेम्परेरी वर्कर आ रहा है, सब्सटीट्यूट वर्कर आ रहा है, उसे कहेंगे बदली वर्कमैन। अब अगर उस बदली वर्कमैन ने 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है उस एस्टैब्लिशमेंट में, तो फिर वो हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, और
1 साल कंप्लीट करने के बाद जब वो बदली नहीं रहेगा तो वो भी जो ले ऑफ कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकता है। अब कोई भी वर्कमैन अदर देन बदली एंड कैजुअल वर्कमैन, बदली और कैजुअल वर्कमैन ले ऑफ कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम मस्टर रोल में है। यानी कोई भी रेगुलर वर्कर जिसका नाम मस्टर रोल में है, मस्टर रोल बेसिकली एक रजिस्टर होता है कंपनी का जिसमें वर्कर के सारे नाम और उसकी शिफ्ट की टाइमिंग्स, उसकी अटेंडेंस वगैरह ये सभी मेनली उसमें होती हैं, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर वर्कमैन जिसका नाम मस्टर रोल्स में है किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में और उसने 1 साल से ज़्यादा की, यानी कम से कम 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है, ठीक है, और उसे ले ऑफ कर रहे हो। अब आप ले ऑफ क्यों कर रहे हो? टेम्परेली आउट ऑफ वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, पावर, इस सभी की वजह से ले ऑफ कर रहे हो। तो फिर उसके बेसिक वेजेस का 50% प्लस डीएनएस अलाउंस जितने भी टाइम के लिए उसे ले ऑफ किया हुआ है ना उतना दे दो। मान लीजिए उसको 20 दिन के लिए ले ऑफ कर दिया, तो फिर 20 दिन में जितना भी उसका डेली जो वेजेस था पर डे का, उसका 50% प्लस डीए उसे दे दो। आप एग्जाम्पल से समझते हैं, रमेश था, रमेश 500 रुपये पर डे कमाता था जो बेसिक प्लस डीए था, ठीक है। अब उसे ले ऑफ कर दिया तो ले ऑफ का कंपनसेशन उसे क्या मिलेगा? 250 रुपये पर डे, जितने समय के लिए उसे ले ऑफ किया गया है उतने समय के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिमिट है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी वर्कर को इनडेफिनेट टाइम के लिए ले ऑफ कर दिया तो उसे कंपनसेशन भी इनडेफिनेट टाइम के लिए देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिमिट है, 45 डेज़ की लिमिट है। कोई भी वर्कर जिसे 12 महीने में 45 दिनों के लिए ले ऑफ किया गया है, यानी 12 महीने हो गए और उसे टोटल 45 दिनों का ही जो कंपनसेशन है वो दे सकते हैं। 45 दिन के बाद उसे रिट्रेंच कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयर होगा वो उसे रिट्रेंच कर सकता है सेक्शन 25F के तहत, ठीक है। और जितना भी ले ऑफ का कंपनसेशन उसे दिया हुआ है ऑलरेडी दे चुके हैं, तो फिर रिट्रेंचमेंट के कंपनसेशन में से उसे डिडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में, इफ लेड ऑफ फॉर मोर देन 45 डेज इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों में 45 दिन से ज़्यादा तक के लिए अगर ले ऑफ हुआ है तो फिर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन सिर्फ मैक्सिमम 45 डेज तक का ही दिया जाएगा, बस, ठीक है। 45 डेज के बाद एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? उसे रिट्रेंच कर सकता है, यानी कि परमानेंटली हटा सकता है फैक्ट्री से। और रिट्रेंचमेंट का जो भी कंपनसेशन होता है ना, अगर ले ऑफ के लिए वो दे चुका है पहले ही, तो फिर रिट्रेंचमेंट में से डिडक्ट कर सकता है वो उतना। अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी मस्टर रोल्स को मेंटेन करना, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही जितनी अभी तक की हमने एक्ट्स में पढ़ा है कि एम्प्लॉयर को रजिस्टर्ड मेंटेन करना है, यहाँ पर मस्टर रोल मेंटेन करना है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग ले ऑफ उसे मस्टर रोल्स को मेंटेन करना ही होगा। नाउ सेक्शन 25E कहता है कि वर्कमैन कब एंटाइटल्ड नहीं है कंपनसेशन के लिए, मतलब कब उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब एक वर्कर था, उसे ले ऑफ कर दिया एम्प्लॉयर ने, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो है ना वो उसे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मेरी ही इस्टेब्लिशमेंट में दूसरे यूनिट में चले जाओ, वहाँ पे काम कर लेना, तुम्हारा काम भी वही रहेगा, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं चाहिए और तुम्हारे 5 मील के रेडियस में भी वो जगह है, ठीक है। लेकिन वर्कमैन जो है वो मना कर देता कि मुझे नहीं चाहिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, तुम मुझे कंपनसेशन दो। तो एम्प्लॉयर यहाँ पर मना कर सकता है कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ लेकिन तुम मना कर रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हें कंपनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। जो दूसरा एम्प्लॉयर दे रहा है वर्कमैन को, उसमें कोई स्पेशल स्किल या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और जितने वेजेस उसे पहले मिल रहे थे उतने ही इस एम्प्लॉयमेंट में भी मिलने चाहिए, तो ही ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली, वर्कमैन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ले लेता हूँ, मैं दूसरे के काम करने चला जाऊँगा, लेकिन नॉर्मल वर्किंग आवर्स डे और नॉर्मल वर्किंग आवर्स में एटलीस्ट वंस अ डे वो जा ही नहीं रहा काम करने के लिए, तो भी उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा वर्कमैन को, ठीक है। या फिर ले ऑफ जो था वो स्ट्राइक या फिर स्लो डाउन ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हुआ है इन एनदर पार्ट ऑफ सेम एस्टैब्लिशमेंट, इसकी वजह से अगर ले ऑफ हुआ है तो भी उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नाउ सेक्शन 25F कहता है कि कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। ले ऑफ की बात तो कर ली हमने, अब रिट्रेंचमेंट की भी कर लो। कोई भी वर्कर जिसने 1 से ज़्यादा साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है, अब यहाँ पर देखो हर जगह कंटिन्यूस सर्विस ही आएगा, इसीलिए कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी थी। आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए प्रेजेंट, जब भी आप कंटिन्यूस सर्विस सुने कि कंटिन्यूस सर्विस में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है।
तो कोई भी वर्कर जिसने 1 से ज़्यादा साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है उसे रिट्रेंच आप नहीं कर सकते जब तक इन कंडीशंस को फुलफिल ना कर दो। कौन सी कंडीशंस? सबसे पहले तो या तो उसे 1 महीने का नोटिस दो, या फिर अगर नोटिस नहीं दे रहे हो तो उस 1 महीने की सैलरी दो, उसे वेज दे दो। ठीक है, गिव 1 मंथ रिटर्न नोटिस विथ रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट, रीजन भी बताने पड़ेंगे, या फिर अगर नोटिस नहीं दे रहे तो 1 महीने के वेजेस दे दो। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट कब होगा, कब इफेक्ट में आएगा? नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद, यानी 1 महीना खत्म होने के बाद ही रिट्रेंचमेंट इफेक्ट में आएगा और वर्कर को माना जाएगा कि वो रिट्रेंच हो चुका है। सेकेंड कंडीशन है कि रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन भी देना होगा। 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड पार्ट इफ मोर देन 6 मंथ्स। अब देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आने वाली कई एक्ट्स में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती है। कंपनसेशन किस तरीके से देना होगा? 15 दिन का एवरेज पे हर कंप्लीटेड ईयर के लिए। मान लो एक वर्कर था रमेश, उसने 5 साल और 8 महीने एक फैक्ट्री में काम किया। ठीक है, अब उसे रिट्रेंच कर रहा है एम्प्लॉयर, तो फिर 8 महीने क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हैं, आधे साल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसे हम 1 साल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ऐसा मानेंगे कि रमेश ने 6 साल काम किया, टोटल 6 ईयर्स काम किया है। अब हमें देना है उसको 15 दिन का एवरेज पे, यानी 15 डेज इंटू 6 ईयर्स, टोटल उसे 90 डेज का एवरेज पे एम्प्लॉयर देगा एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। आपने जिसको भी रिट्रेंच किया है ना, तो आप गवर्नमेंट को एक नोटिस दे दो, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किसी और अथॉरिटी को बताया हुआ है कि आप इसको नोटिस दे दो, तो आप उसे नोटिस दे दो, और बेसिकली आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हमने रिट्रेंचमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब सेक्शन 25F कहता है कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी आपकी जो अंडरटेकिंग है वो अब आपके हाथ में नहीं है, आपने बेच दी किसी को, एम्प्लॉयर बदल गया, ओनरशिप बदल गई आपकी एम्प्लॉयमेंट उसकी अंडरटेकिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वर्कमैन को कंपनसेशन देना होगा। व्हेन अ फैक्ट्री और बिजनेस चेंजेस हैंड्स, सोल्ड टू न्यू वन, किसी और को बेच दी है, तो फिर मेन रूल ये है कि अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र होता है सेल या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के ज़रिए, तो फिर सारे वर्कर्स जिन्होंने ट्रांसफ़र के पहले 1 साल से ज़्यादा की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली थी, उन्हें सबसे पहले तो नोटिस दो और कंपनसेशन दो, ठीक उसी तरह से जैसे उन्हें रिट्रेंच किया हुआ है, यानी जो भी उन्हें कंपनसेशन देना है ना, सेम यही देना है जो रिट्रेंचमेंट में हमने दिया था, ये वाला। ओके, ठीक इसी तरीके से देना है, और इसके साथ उन्हें नोटिस भी देना है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, लेकिन वर्कर्स को कंपनसेशन कब नहीं मिलेगा, ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नो इंटरप्शन इन सर्विसेज, यानी कि ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपके काम में कोई इंटरप्शन नहीं आया, सिर्फ एम्प्लॉयर बदला है लेकिन वर्क प्लेस सेम है, आपका काम भी वही है, और आपकी जॉब जो है वो कंटिन्यू हो रही है, बल्कि आराम से चल रही है बिना किसी ब्रेक या गैप के, तो फिर कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं नए एम्प्लॉयर के साथ, वो बेटर हो गई हैं या फिर पहले जैसी ही हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कम नहीं हुई हैं, आपके पास आपको वर्स कंडीशंस में काम नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और नया एम्प्लॉयर जो आया है ना आपका, वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ काम करो और मैं जब भी तुम्हें फ्यूचर में रिट्रेंच करूंगा ना, तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा, तो फिर आपको अभी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नया एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में रिट्रेंच करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं जब भी तुम्हें रिट्रेंच करूंगा ना, तब तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। ठीक है, बस ये तीनों कंडीशंस फुलफिल अगर होती हैं तो फिर कंपनसेशन वर्कमैन को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ABC फैक्ट्री थी और अब वो XYZ कंपनी हो गई है, यानी उसे बेच दिया गया है किसी और दूसरे ओनर को, और उसने कंपनी का नाम भी बदल दिया, ओनरशिप बदल गया है। ठीक है, एम्प्लॉयर बदल गया। तो एक वर्कर था रमेश, उसने ABC में 5 साल काम किया। ठीक है, अब नया ओनर उसका XYZ हो गया है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी पुरानी सर्विस को नहीं मानूंगा, यानी कि कंडीशन C फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर। नया ओनर लीगली लायबल है ही नहीं रिट्रेंचमेंट पे के लिए, तो फिर रमेश को अभी रिट्रेंचमेंट मिल जाएगा, जो भी उसे कंपनसेशन मिलना है ना ट्रांसफ़र के लिए, वो उसे अभी मिल जाएगा जिस तरीके से वो रिट्रेंच हुआ हो। अब दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर रमेश की जॉब जो है वो कंटिन्यूस चल रही है, ओनर बदल गया है, एम्प्लॉयर बदल गया है, लेकिन उसकी सर्विस कंटिन्यूस चल रही है, उसे सैलरी और बेनिफिट्स और अच्छे ही मिल रहे हैं। ठीक है, और XYZ ने कह भी दिया है कि अगर मैं तुम्हें बाद में कभी निकालूंगा, अभी रिट्रेंच करूंगा, तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा, और उस कंपनसेशन में मैं तुम्हारी पुरानी सर्विस को भी काउंट करूंगा जो ट्रांसफ़र के पहले तुमने की है। ठीक है,
तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो फिर अभी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो फ्यूचर के लिए प्रोटेक्टेड है। ओके, नाउ सेक्शन 25 FFA यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी अंडरटेकिंग को, एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज डाउन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो 60 दिन का नोटिस दे दो। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर, मान लो एम्प्लॉयर सोच रहा है कि मैं 31 दिसंबर को अपनी कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, उसे बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी फैक्ट्री को बंद कर दूंगा, तो फिर इस 31 दिसंबर से 60 दिन के पहले उसे नोटिस देना होगा। ठीक है, नोटिस किसे देगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और उसमें क्लियर रीजंस भी बताएगा कि मैं क्लोजर इस वजह से कर रहा हूँ, मैं अपना फैक्ट्री जो है वो से इस वजह से बंद कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 60 दिन का रूल याद रखना है कि बंद करने की डेट से 60 दिन पहले का नोटिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन ये सेक्शन जो है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? ऐसी अंडरटेकिंग्स जहाँ पर एट प्रेजेंट 50 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पिछले 12 महीनों में एवरेज पर वर्किंग डे पर 50 से कम वर्कर्स ने काम किया है। ठीक है, और ऐसी अंडरटेकिंग्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, कैनाल, डैम या फिर अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं किया जाएगा। यानी बेसिकली 60 दिन का नोटिस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सबसेक्शन 2 कह रहा है गवर्नमेंट कैन वेव द नोटिस। अब यहाँ पर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, अंडरटेकिंग में एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से बंद कर रहा है, या फिर जो एम्प्लॉयर था उसकी डेथ हो गई, या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट को बंद करना ही रास्ता है, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है कि चलो ठीक है, ये वाला सेक्शन तुम पे अप्लाई नहीं हो रहा, 60 दिन का नोटिस मत दो और तुम तो बंद कर दो बस। ठीक है, नाउ सेक्शन 25 FFF, अगर कोई अंडरटेकिंग बंद हो रही है तो वर्कमैन को कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना। तो मेन रूल ये कह रहा है कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो बंद हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, और हर वर्कमैन जिसने वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा की सर्विस कंप्लीट कर ली है, क्लोजर के पहले, बंद होने के पहले 1 साल से ज़्यादा की सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस पूरी की हुई है, तो फिर उसे नोटिस मिलना चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक जिस तरीके से वो रिट्रेंच हुआ है। अगेन सेक्शन 25F के रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया, सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, मान लो एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, उसकी वजह से क्लोजर कर रहे हैं तो फिर जो मैक्सिमम कंपनसेशन होगा ना, वो सिर्फ 3 महीने तक की एवरेज पे का ही होगा। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में मैक्स टू मैक्स 3 महीने की एवरेज पे का ही कंपनसेशन दिया जाएगा वर्कमैन को। अब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस कौन से नहीं होंगे, मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिन्हें आप ऐसे कहकर प्रेजेंट नहीं कर सकते कि भैया ये तो अनअवॉइडेबल था और मुझे तो बंद करनी पड़ेगी, मैं कंपनसेशन नहीं दूंगा। ठीक है, कंपनसेशन से बचने के लिए एम्प्लॉयर कर सकता है ऐसा। तो फिर अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी या लॉस की वजह से बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक है आपके पास, या फिर आपकी जो लीज या लाइसेंस थी जगह की वो एक्सपायर हो गई, या फिर अगर माइनिंग का केस है तो आपके मिनरल्स खत्म हो गए उस माइन में। ठीक है, मान लो एक एल्यूमिनियम की माइन थी, बॉक्साइट, तो फिर वहाँ पर जो मिनरल्स थे वो ख़त्म हो गए। अगर इन कंडीशंस की वजह से आप बंद कर रहे हो ना, और कह रहे हो कि वो ये तो अनअवॉइडेबल रीज़न है, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भैया ये अवॉइडेबल रीजंस हैं और अब आप कंपनसेशन देने से बच नहीं सकते, कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा वर्कमैन को। अब माइनिंग क्लोजर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, एक स्पेशल रूल है। ठीक है, अब भले ही हमने देख लिया कि चलो मिनरल एग्जॉक्शन एक अनअवॉइडेबल रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी माइनिंग वर्कर्स को कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर ये कंडीशंस होती हैं। एम्प्लॉयर उन्हें दूसरा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सेम वही कंडीशन है जो हमने ले ऑफ में पढ़ी थी। ठीक है, और ये बहुत आगे तक चलेंगी। अभी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सेम पे दे रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है या फिर बेटर हो रही हैं। ठीक है, सर्विस इंटरप्ट ही नहीं हो रही उसकी नई जॉब में, या फिर एम्प्लॉयर अंडर द टर्म्स ऑफ सच अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज लीगली लाइबल फॉर फ्यूचर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन द बेसिस, यानी जो एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है, यानी जो उसे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया गया है वहाँ का एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तुम्हारी सर्विस कंटिन्यूस रहेगी मेरे साथ, और तुम्हारा पिछला जो भी तुमने काम किया है मैं उसे काउंट करूँगा, और जब भी अगर मैं तुम्हें फ्यूचर में रिट्रेंच करता हूँ तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। ठीक है, और ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, कैनाल, डैम या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल रूल है। अगर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है जो 2 साल शुरू होने के 2 साल के पहले ही बंद हो रही है,
ठीक है। मान लो 2024 में ये शुरू हो रही है जनवरी में, ठीक है, और ये बंद हो गई दिसंबर 2024 में ही, ठीक है, तो ये तो एक ही साल चली ना, तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2024 से 2027 तक ये चल रही है, ठीक है, 2027 तक चल रही है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर आपको पूरा कंपनसेशन देना होगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 25G कहता है कि रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का रिट्रेंचमेंट कर रहे हो, मान लो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक वर्कमैन है, उसको आप रिट्रेंच कर रहे हो, निकाल रहे हो, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो फिर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है आप दोनों के बीच, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो फिर एम्प्लॉयर जब उसे रिट्रेंच करेगा तो एम्प्लॉयर किस वर्कमैन को सबसे पहले रिट्रेंच करेगा उसके बारे में बताता है। जो वर्कमैन आखिरी बार मतलब लास्ट में हायर किया हुआ है आपने, ठीक है, मान लो 2 वर्कमैन थे, एक था आर और एक था पी। आर को एम्प्लॉयर ने हायर किया था 3 साल पहले, पी को अभी पिछले महीने किया है। अब एम्प्लॉयर कह रहा है कि यार मुझे तो रिट्रेंच करना है और ये रीजंस है मेरे, तो फिर एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट जो करेगा वो सबसे पहले पी का करेगा, क्योंकि लास्ट से ही हायर किया हुआ है, ठीक है। सीधा रूल है, लास्ट कम फर्स्ट गो, ठीक है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, आप अगर पी को नहीं रिट्रेंच करना चाहते, आर को करना चाह रहे हो आप किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर उसका रीज़न आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करके देना होगा, ठीक है। सेक्शन 25H कह रहा है कि रिट्रेंच तो कर दिया, लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि भैया री एम्प्लॉयमेंट भी कर लूँ। एक वर्कर को तुमने 25G में रिट्रेंच कर दिया और तुम सोच रहे हो कि अब मुझे यार वर्कमैन की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे री एम्प्लॉयमेंट भी करना है। तो जब भी तुम री एम्प्लॉयमेंट करोगे, सबसे पहले उन वर्कमैन को मौका दोगे जिन्हें तुमने ऑलरेडी रिट्रेंच किया हुआ है और इंडिया के सिटीजन्स हैं वो, ठीक है, उन्हें मौका दोगे दोबारा से एम्प्लॉयमेंट देने का। उसमें भी प्रेफरेंस उसे मिलेगी जो रिट्रेंच वर्कर खुद को बोल रहा है कि भैया मुझे ले लो तुम, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। सेक्शन 25J कहता है इफेक्ट ऑफ लॉस इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर। अब जो मैंने आपको बोला था मैटरनिटी बेनिफिट 12 वीक्स वाली डील जो थी ना, वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ना, वो बात करती है कि मैटरनिटी लीव जो है वो तो 26 वीक्स की मिलती है, ठीक है, लेकिन ये एक तो 12 हफ्ते बोल रही है, यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है वर्कमैन का। तो सेक्शन 25J कह रहा है कि सबसे पहले तो इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं उन्हें ही सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है, चाहे कोई सी भी एक्ट लागू हो, मैं नहीं मानता। लेकिन ये सेक्शन ये भी कह दे रहा है कि अगर वर्कर को दूसरी एक्ट में अच्छी डील मिल रही है तो फिर दूसरी एक्ट ही लागू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, यहाँ इस एक्ट के हिसाब से 12 वीक्स की ही मैटरनिटी लीव काउंट हो रही है, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट में 26 हफ्ते की काउंट हो रही है, ठीक है, तो फिर उसे मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, ठीक है। बस इतनी बात कह रहा है, सीधी बात है कि वर्कर को किसी भी तरीके से बुरी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, बेटर डील ही मिलनी चाहिए। अब स्टेट लॉज जो हैं, यानी जो स्टेट की लॉज होंगी ना, वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के प्रोसीजर्स लागू हो सकते हैं, लेकिन ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट की राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयर और वर्कमैन की, उसके लिए इस चैप्टर के प्रोविजंस ही लागू किए जाएंगे, ठीक है, स्टेट के लागू नहीं होंगे, बल्कि स्टेट में सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के प्रोसीजर्स लागू होंगे। अब आता है चैप्टर 5B। 90% ऑफ चीज़ें सेम है, 90% जो हमने पिछला चैप्टर 5A पढ़ा है ना, उसमें ये बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले सेक्शन 25K कहता है कि हु डज चैप्टर 5B अप्लाई टू। ये चैप्टर अप्लाई किस पे हो रहा है? बड़ी इस्टेब्लिशमेंट पे, जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कर्स किसी भी एवरेज वर्किंग डे पर पिछले 12 महीनों में काम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी सीजनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरमिटेंट वर्क की इस्टेब्लिशमेंट्स काउंट नहीं की जाएंगी, ठीक है। इसमें लिमिट क्या है? 100 से ज़्यादा वर्कमैन, 100 और मोर वर्कमैन इन दी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अब यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा सीजनल इंटरमिटेंट? अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसका डिसीजन फाइनल होगा। सेक्शन 25M कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ, यानी कि ले ऑफ आप कर रहे हो, चलो ठीक है मान लिया मैंने तुम ले ऑफ कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो ले ऑफ तुम करोगे नहीं, करोगे तो फिर कुछ कंडीशंस तुम्हें फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले गोल्डन रूल क्या है कि परमिशन ले लो। रेगुलर वर्कर्स जो हैं जिनका नाम मस्टर रोल पर हैं वो तो प्रोटेक्टेड हैं, बदली और कैजुअल वर्कर्स तो काउंट किए ही नहीं जाते इनमें, ठीक है। अब क्या एम्प्लॉयर ले ऑफ कर सकता है? नहीं, अनलेस
उसने गवर्नमेंट की परमिशन ली हो, ठीक है, एम्प्लॉयर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी ले ऑफ करने से पहले। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, अगर तुम ले ऑफ कर रहे हो इन रीजंस की वजह से, तुम्हारे पास पावर की शॉर्टेज है या फिर नेचुरल डिजास्टर आ गया और तुम्हारी पूरी फैक्ट्री ही उड़ गई, कोई बाढ़ आई और तुम्हारी फैक्ट्री गायब हो गई इस पूरी बाढ़ में, इसकी वजह से तुमने ले ऑफ कर दिया, एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक ले ऑफ कर रहा है, वैसे तो बंद ही होनी चाहिए बट ले ऑफ कर रहा है, चलो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर नोटिस देने ये सॉरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, ठीक है। और अगर माइंस का केस है, माइन में आग लग गई या बाढ़ आ गई या फिर एक्सेस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस हो गया या एक्सप्लोजन हो गया, तो फिर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। परमिशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करोगे, और उस एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन दोगे ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो उसमें क्लियर रीजंस बताओगे कि मैं इस वजह से ले ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉपी उस एप्लीकेशन की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे रहे हो वो अफेक्टेड वर्कर को भी दोगे। अब यहाँ पर इतने तामझाम की ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत क्या है? अब क्योंकि ये चैप्टर बड़ी स्टैब्लिशमेंट्स में अप्लाई होता है, 100+ वर्कर्स वाली स्टैब्लिशमेंट में, तो फिर वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। इतने सारे वर्कर्स अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे एक साथ बिना गवर्नमेंट को पता चले, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली इकोनॉमी पर भी असर पड़ता ही है ना। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। अब आ गया इमरजेंसी ले ऑफ इन माइंस, यानी वर्कमैन अगर माइन में कोई काम कर रहा है और उसे ले ऑफ कर दिया फायर, फ्लड या एक्सेस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस या फिर एक्सप्लोजन की वजह से, तो फिर एम्प्लॉयर जो होगा उस एस्टैब्लिशमेंट का, उसे 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना होगा जब से उसने वो ले ऑफ किया है। लेकिन अब बात ये आती है कि नोटिस किस बात का, ले ऑफ तो कर ही चुका है वो, तो फिर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस देके वो ये पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि मैं इस ले ऑफ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू करने की परमिशन ले रहा है वो, ले ऑफ तो कर ही चुका है वो, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो बिना परमिशन के ले ऑफ कर दिया, लेकिन उस ले ऑफ को कंटिन्यू रखने की परमिशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से लेनी होगी ले ऑफ करने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन दी हुई है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबसे पहले एक इंक्वायरी बैठाएगी, ठीक है। जितनी भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, एम्प्लॉयर, अफेक्टेड वर्कर्स हैं या फिर अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, उनके साथ हियरिंग होगी और उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और जो भी रीजंस हैं उनकी जेन्युइननेस और एडिक्वेटनेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक ऑर्डर के जरिए अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, ठीक है, राइटिंग में। अब या तो वो ले ऑफ को ग्रांट कर सकती है या रिफ्यूज भी कर सकती है उस परमिशन को, ठीक है। परमिशन दे भी सकती है या मना भी कर सकती है कि नहीं, ये आपका जो ले ऑफ है वो हमें सही नहीं लग रहा है और इससे बहुत सारे वर्कर्स अनफेयरली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको परमिशन नहीं दे रहे। अब जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसकी कॉपी गवर्नमेंट भेजेगी एम्प्लॉयर को और वर्कमैन को। अब अगर एक एप्लीकेशन दी गई गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने 60 डेज तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं मैं तो मन नहीं है और मैं तुम्हारी एप्लीकेशन देख ही नहीं पाया, और ऐसा करते करते 60 डेज हो गए, तो फिर 60 डेज खत्म होने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई है। बस इतनी सी बात है। 60 दिन तक अगर गवर्नमेंट साइलेंट है तो फिर 60 दिन खत्म होने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयर मान लेगा कि हाँ भैया ले ऑफ की परमिशन मुझे मिल गई है। सबसेक्शन 6 कह रहा है एन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो परमिशन को ग्रांट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है वो फाइनल ही होगा अनलेस सबसेक्शन 7 में जो कंडीशंस हैं वो बीच में नहीं आती हैं, ठीक है। अब ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग होगा और ऑर्डर डेट से 1 साल तक फोर्स में रहेगा। ध्यान में रखना, जब भी ऑर्डर की डेट होगी ना उससे 1 साल तक फोर्स में रहेगा, लेकिन उसे रिव्यू किया जा सकता है सबसेक्शन 7 में। तो सबसेक्शन 7 क्या कहता है? सबसे पहले तो रिव्यू या रेफरेंस करो ट्रिब्यूनल को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी या तो खुद से कर सकती है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटी खुद से, या फिर किसी एम्प्लॉयर या वर्कमैन ने उस पर उसको एप्लीकेशन दी है तो फिर उस ऑर्डर को, उस परमिशन को रिव्यू कर सकती है, या फिर अगर परमिशन नहीं दी है, रिफ्यूज़ की है, तो उस ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकती है और उस मैटर को रेफर कर सकती है किसको, ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेशन के लिए। और ये ट्रिब्यूनल जो है ना ये 30 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगी। जब भी रेफरेंस डेट है ना, जब भी गवर्नमेंट ने उसे रेफरेंस किया जिस दिन, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर ये ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड देगी, फैसला सुनाएगी। इलीगल ले ऑफ कर दिया किसी एम्प्लॉयर ने तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे?
मान लो एम्प्लॉयर ने परमिशन ली नहीं और ले ऑफ कर दिया, माइन का एम्प्लॉयर है तो उसने 30 दिन का जो टाइम पीरियड ना कंटिन्यूड ले ऑफ के लिए वो अप्लाई नहीं किया, या फिर गवर्नमेंट में परमिशन दी नहीं थी और फिर भी इसने ले ऑफ कर दिया, तो फिर पहली बात तो डे 1 से ही ये सभी ले ऑफ इन कंडीशंस के इलीगल माने जाएंगे। और वर्कर को क्या मिलेगा, सारे बेनिफिट्स जो भी एप्लीकेबल लॉ में दिए हुए हैं, और ऐसा माना जाएगा जैसे उसे कभी ले ऑफ किया ही नहीं गया है, जैसे वो ले ऑफ हुआ ही नहीं है। सेक्शन 9 इमरजेंसी एक्सेप्शन, अगेन जो हमने पहले पढ़ा था वही इमरजेंसी एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या एम्प्लॉयर के डेथ की वजह से ले ऑफ करना नेसेसरी है तो फिर गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कह देगी चलो ठीक है, हाँ ये वाला सेक्शन तुम पर अप्लाई नहीं हो रहा है और तुम छूट जाओ, मत दो अपना नोटिस वगैरह मत दो, परमिशन मत लो, तुम तो ले ऑफ कर दो सीधा, ठीक है। सबसेक्शन 10 कहता है कि कंपनसेशन फिर भी अप्लाई होगा। 25C जो है वर्कर्स को 50% वेजेस देने ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ना 25C का सेकंड प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। सेकंड प्रोविजन क्या कह रहा है, जो 45 डेज की कैप थी ना, हमने पढ़ा था चैप्टर 5A में कि किसी भी वर्कर को सिर्फ 45 डेज तक का ही ले ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसे कंपनसेशन तो वही दो जो 50% पहले दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 45 डेज की कोई कैप नहीं है, जितने टाइम तक के लिए, चाहे वो 2 साल के लिए ले ऑफ हो, तुम उसे 2 साल तक का कंपनसेशन दोगे, ठीक है। अब वर्कर को लेड ऑफ कब नहीं माना जाएगा, अगेन सेम चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव जॉब दे रहे हो तुम उसे, सेम टाउन विलेज में दे रहे हो, नेचर ऑफ वर्क भी सेम है, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वर्कर उसे कर भी सकता है, ठीक है, वेजेस भी उसके सेम है, लेकिन वर्कर मना कर रहा है तो फिर उसे ले ऑफ का कंपनसेशन भी मत दो, ठीक है। 25N कहता है रिट्रेंचमेंट की बात भी कर लो। अब तुमने 5B में ले ऑफ की बात कर ली, अब रिट्रेंचमेंट की कर लो। तो ये सेक्शन कह रहा है कि 2 कंडीशंस फुलफिल कर दो और रिट्रेंच कर दो। सबसे पहली बात तो कोई भी वर्कर जिसने 1 से ज़्यादा साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है उसको रिट्रेंच नहीं करोगे, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो ना तो फिर रिट्रेंच कर सकते हो। सबसे पहले तो रिट्रेंचमेंट के लिए उसे 3 महीने का नोटिस दे दो। ले ऑफ में कितना दे रहे थे, 1 महीने का, ठीक है। या तो 3 महीने का नोटिस दे दो या फिर उसे 3 महीने की सैलरी दे दो, जो वेजेस आप उसे देते हो 3 महीने के वेजेस उसे एडवांस भी दे दो, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ले लो, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटी की परमिशन ले ली कि मुझे रिट्रेंचमेंट करना है और ऐसी ऐसी बात है, ये रीजन है मेरे, तो फिर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो फिर आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है परमिशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। सेम चीज़ है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में क्लियर रीजंस के साथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, और वही एक कॉपी अफेक्टेड वर्कर्स को भी भेजो। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फेयर हियरिंग के बाद, सेम एस ले ऑफ है जो हमने पहले पढ़ा है ले ऑफ के लिए, सेम चीज़ है यहीं, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट या तो आपकी रिट्रेंचमेंट की परमिशन जो उसे ग्रांट कर सकती है या फिर मना कर सकती है, नहीं तुम रिट्रेंचमेंट नहीं करोगे यहाँ पर, और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर और वर्कमैन को भी भेजी जाएगी। फिर अगर गवर्नमेंट 60 डेज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो एम्प्लॉयर मान लेगा कि हाँ भैया परमिशन मिल गई और मैं तो तुम्हें रिट्रेंच कर रहा हूँ। ऑर्डर फाइनल होगा, 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी होगी, फाइनल और बाइंडिंग होगा, लेकिन अगेन उसे रिव्यू किया जा सकता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे रिव्यू कर सकती है, या तो खुद के मोशन पर खुद से कर सकती है, या फिर कोई एम्प्लॉयर वर्कमैन उसके पास एप्लीकेशन दे रहा है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रिब्यूनल के पास भेज देगी, रेफर कर देगी एजुडिकेशन के लिए, और ट्रिब्यूनल क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगी। अगेन इलीगल रिट्रेंचमेंट अगर हो रहा है, सेम बिना परमिशन के रिट्रेंचमेंट कर दिया, माइन का केस है तो 30 दिन का तुमने वही नहीं दिया, एप्लीकेशन नहीं दी, ठीक है, परमिशन रिफ्यूज थी फिर भी तुमने रिट्रेंचमेंट कर दिया, तो फिर डे 1 से सबसे पहली बात तो वो रिट्रेंचमेंट इलीगल है। दूसरी चीज़, वर्कर्स को क्या मिलेगा, सारे बेनिफिट्स एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से, और ऐसा माना जाएगा जैसे उसे कभी रिट्रेंच किया ही नहीं गया, नेवर रिट्रेंच्ड। इमरजेंसी एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, अगर रिट्रेंचमेंट एक्सीडेंट या फिर एम्प्लॉयर की डेथ की वजह से हो रहा है तो गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इस सेक्शन को इन इस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, बोल देगी कि तुम एग्जेम्प्टेड हो और मत मानो, नोटिस वगैरह मत दो, परमिशन मत मांगो, तुम तो रिट्रेंच कर दो। रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन क्या होगा, सेम, वेयर परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट हैज़ बीन ग्रांटेड या फिर डीम्ड ग्रांटेड, यानी गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 60 दिन तक और मैंने मान लिया कि रिट्रेंच हो गया है, तो फिर एवरी वर्कर बिफोर द एम्प्लॉयड बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसे 15 दिन के एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ कंटिन्यूड इफ मोर देन 6 months।
सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये है इसकी कंपैरिजन टेबल 25F और 25N की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। 25O कह रहा है कि किसी अंडरटेकिंग को क्लोजिंग डाउन, बंद करने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो जिस दिन आपको बंद करनी है, एग्जाम्पल 31 दिसंबर को मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री है उसको बंद कर दूँ, ठीक है, तो फिर इस तारीख से 90 दिन के पहले मुझे गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। 90 days बिफोर द इंटेंडेड क्लोजर इफेक्टिव डेट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और उसमें रीजंस बताने होंगे कि मैं इस वजह से अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे बंद कर रहा हूँ, और उसकी एक कॉपी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजनी होगी। लेकिन ये सेक्शन जो है, ये सब सेक्शन जो है वो अप्लाई कहाँ नहीं होता, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर। अब गवर्नमेंट अगेन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी फेयर हियरिंग के बाद। आफ्टर एन एप्लीकेशन, जो सबसेक्शन 1 में हमने दी है, एम्प्लॉयर ने दी थी क्लोजर के लिए, तो फिर गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी, सभी पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ वर्कर्स की नहीं बल्कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि ये कंपनी बंद हो रही है तो उससे आम जनता भी अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक के बारे में सोचा जाएगा, सिर्फ वर्कर्स के बारे में नहीं। बाय ऑर्डर एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, या तो ग्रांट परमिशन दे सकती है या नहीं भी दे सकती, मना भी कर सकती है क्लोजर की। और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर और वर्कर्स को भेजनी होगी। अब यहाँ पर अगर अगेन गवर्नमेंट 60 डेज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, साइलेंट रहती है, तो 60 दिन के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई है और अब क्लोजर हम कर सकते हैं। ऑर्डर फाइनल रहेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, और 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहेगी, फाइनल और बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज़ पर, अनलेस गवर्नमेंट उसे रिव्यू करती है। अगर गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, या तो खुद के मोशन पर या फिर एम्प्लॉयर या वर्कमैन की एप्लीकेशन पर, और रेफ़र कर दिया इस केस को ट्रिब्यूनल पर एडजुडिकेशन के लिए, तो फिर ट्रिब्यूनल जो होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना अवार्ड देगी, फैसला सुनाएगी। इलीगल क्लोजर अगर कोई कर रहा है, यानी कोई एप्लीकेशन दी नहीं 90 दिन के पहले की और उसकी परमिशन रिफ्यूज़ हो गई थी, फिर भी उसने क्लोजर कर दिया, तो फिर सबसे पहले तो उसे इलीगल माना जाएगा, ठीक है। और वर्कर्स को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एप्लीकेबल लॉ के, और ऐसा माना जाएगा कि वो अंडरटेकिंग कभी बंद हुई ही नहीं है। अब यहाँ पर भी इमरजेंसी एक्सेप्शन है। अगेन, अगर एक्सीडेंट या फिर एम्प्लॉयर की डेथ और ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से क्लोजर करना पड़ रहा है, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए ये बोल देगी कि ये जो सबसेक्शन है ना, परमिशन लेने वाला 90 दिन के पीरियड वाला, ये तुम पर अप्लाई नहीं होता और तुम तो बंद कर दो बस, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, तुम तो बंद कर दो। और क्लोजर का कंपनसेशन, नाउ वेयर परमिशन फॉर क्लोजिंग डाउन, अगर परमिशन मिल गई है या फिर ऐसा मान लिया गया है कि परमिशन मिल गई है, गवर्नमेंट साइलेंट थी, तो फिर वर्कर्स को कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन कितना होगा, 15 डेज का एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस काउंटेड इफ मोर देन 6 मंथ्स। अगेन वही कंडीशन है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, 15 दिन के एवरेज पे का उसे कंपनसेशन मिलेगा। सेक्शन 25P कहता है स्पेशल प्रोविजन बनाओ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उससे पहले जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स बंद हुई थी ना, और उनका बंद होने का जो रीज़न था ना, या तो उसे अवॉइड किया जा सकता था, यानी अनअवॉइडेबल नहीं था, वो उसे अवॉइड कर सकते थे। एक फैक्ट्री थी और वो किसी जेन्युइन इमरजेंसी की वजह से बंद नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे रीजंस की वजह से बंद हुई थी जिन्हें अवॉइड कर सकते थे। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था या मार्केट कंडीशंस की वजह से बंद हो गई, ठीक है। और उसे दोबारा से शुरू करना भी पॉसिबल है, फैक्ट्री को हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो वर्कर्स या कम्युनिटी है ना, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी अगर हम उस फैक्ट्री को दोबारा से शुरू कर देंगे जो बंद हो चुकी है, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनको दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके लिए एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज मिल जाएंगी, या दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर पर कोई हार्डशिप नहीं पड़ रही, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भैया अनफेयर बर्डन पड़ रहा है एम्प्लॉयर पर इसको दोबारा शुरू होने से। तो फिर अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और वर्कमैन को अपने व्यूज़ रखने का एक मौका देगी। उसके बाद ऑफिशियल गज़ट में इशू पब्लिश कर देगी, ठीक है। और ऐसा बोल देगी कि ये अंडरटेकिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी एक स्पेसिफिक डेट से। लेकिन वो डेट इस ऑर्डर डेट के 1 महीने के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 1 जून को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ इसे रीस्टार्ट हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो रीस्टार्ट की डेट होगी ना,
वो 1 जुलाई से बाद की होगी, 1 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 25 क्यू कहता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट की बिना परमिशन के अगर कर दिया है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। अगर बिना परमिशन के ले ऑफ कर दिया है या फिर रिट्रेंचमेंट कर दिया है तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने तक की, या फिर फाइन हो सकता है 1,000 रुपये तक का, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्लोजर कर दिया है बिना परमिशन के, ठीक है, क्लोजेस डाउन अ बिग इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर आपको 6 महीने तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं मान रहे, एक एम्प्लॉयर था, उसने गवर्नमेंट ने परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं भैया तुम बंद नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयर ने फिर भी नहीं माना और बंद कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रीओपन के थे, गवर्नमेंट ने बोला कि रीस्टार्ट कर दो इसको, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं माना, उसने रीओपन नहीं की, तो फिर उसे सज़ा हो सकती है 1 साल तक की, फाइन हो सकता है 5,000 रुपये तक का, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर वो इस ऑफेंस को कंटिन्यू रखता है, यानी पनिशमेंट होने के बाद भी रीओपन नहीं कर रहा है, तो फिर 2,000 रुपये पर डे तक का फाइन उस पर लगाया जा सकता है। नाउ चैप्टर 5A के कुछ रूल्स चैप्टर 5B पर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन 25B, D, FF, G, H, J, ये सभी जो इसके जो नियम्स हैं ना वो चैप्टर 5B पर भी अप्लाई होंगे। अब चैप्टर 5C बात करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो ये कह रहा है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बैन होनी चाहिए। देखो कोई भी लॉ होना वो अनफेयर चीज़ों को प्रमोट कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को भी गवर्नमेंट या कोई भी लॉ होगी वो प्रमोट तो नहीं करेगी, है ना। इसीलिए एम्प्लॉयर वर्कमैन या फिर ट्रेड यूनियन जो है चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस नहीं करेगी, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें है। और अगर करती भी है तो उसकी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी है? 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहाँ पर दी हैं? 5th शेड्यूल में। चैप्टर 6 बात करता है पेनल्टीज़ की। इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए पेनल्टी। अगर कोई भी वर्कर है जो इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 महीने तक की और फाइन 50 रुपये तक का। अब यहाँ पर ये कम फाइन इसीलिए है क्योंकि वर्कर का केस है और उसे वेजेस वर्कर को जनरली कम ही मिलते हैं, तो फाइन भी उसके लिए कम ही रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट कर देता है तो उसे सज़ा तो 1 महीने तक की ही मिलेगी, लेकिन फ़ाइन इस पर 1,000 रुपये तक का लगता है, ठीक है, या फिर बोथ, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इंस्टिगेशन, ठीक है, यानी आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, भड़का रहे हो कि यार इलीगल स्ट्राइक कर दो, लॉकआउट कर दो, और हम तो एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवा लेंगे या वर्कर से अपनी बातें मनवा लेंगे। ऐसा अगर कोई करता है ना तो उसे 6 महीने तक की सज़ा, 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कोई इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को फंड कर रहा है, इस केस में उसे 6 महीने तक की सज़ा और 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। किसी सेटलमेंट या अवार्ड को ब्रेक कर रहा है, मानने से मना कर रहा है, ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो फिर 6 महीने तक की सज़ा और फाइन जो कोर्ट डिसाइड करेगी, या फिर दोनों। और अगर कंटिन्यू रखता है तो फिर 200 रुपये पर डे तक का कन्विक्शन हो सकता है। सेक्शन 30 डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती। अगर कोई ऐसा कर देता है तो फिर उसे 6 महीने तक की सज़ा, 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्लोजर कर दिया बिना नोटिस के तो फिर 6 महीने तक की सज़ा, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। अदर ऑफेंसेस के लिए ब्रेकिंग सेक्शन 33, 6 महीने तक की सज़ा, 1,000 रुपये तक का फाइन। कैचिंग ऑल फॉर अदर वायलेशंस, फाइन हो सकता है 100 रुपये तक का। इसमें सिर्फ फाइन है, पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ इसके अलावा बाकी सेक्शंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हाँ, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टेड वर्कमैन। यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होता है। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ध्यान देना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जितने भी ऑफिस बीयरर्स एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें प्रोटेक्टेड वर्कमैन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये कितने होंगे नंबर में? तो 1% ऑफ टोटल वर्कर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट आर प्रोटेक्टेड वर्कमैन, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिट भी होगी। मिनिमम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। 5 से 100 के बीच में जितना भी 1% हो रहा है ना, उतने आप प्रोटेक्टेड वर्कमैन रख सकते हो, बस।
मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पावर टू ट्रांसफर सर्टेन प्रोसीडिंग्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ठीक है। गवर्नमेंट के पास मतलब लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में कोई केस पेंडिंग था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो था वो पेंडिंग पड़ा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे विड्रॉ कर लिया या फिर ट्रांसफ़र कर दिया है किसी लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। तो गवर्नमेंट को रिटर्न ऑर्डर देना होगा और उसके साथ रीजंस भी देने होंगे कि हमने इस वजह से इसको ट्रांसफ़र किया है। अब जो नई कोर्ट में जो केस गया है ना, वो ये चीज़ें कर सकती है डी नोवो, यानी कि शुरुआत से उस केस को शुरू कर सकती है, बिल्कुल डे 1 से, ठीक है। सारे फैक्ट्स को दोबारा से सुनेगी, सारी पार्टीज़ के विटनेसेस जो होंगे वो दोबारा से आएंगे, डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आएंगे, सब कुछ शुरू से शुरू होगा। या फिर ट्रांसफर स्टेट से, यानी जब ये उस प्रोसीडिंग जिस जगह से ट्रांसफ़र की गई हैं, मान लो 85% प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, तो फिर इस 85% से ही नई कोर्ट में शुरू हो किया जाएगा और स्पेशल डायरेक्शंस दिए जाएंगे जो गवर्नमेंट अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर में सर्टिफाई कर सकती है। ओके, ग्रुप एप्लीकेशन सी हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो अगर मल्टीपल वर्कर्स की कोई शिकायत है या ओड मनी एम्प्लॉयर पर उनके पैसे हैं तो वो सिंगल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं मल्टीपल वर्कर्स की, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे वर्कर्स का प्रोटेक्शन जो इलीगल स्ट्राइक या फिर लॉकआउट के लिए मना कर रहे हैं, सिर्फ वर्कर्स नहीं, एम्प्लॉयर्स भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उनको पनिश नहीं कर सकते ना बोलने के लिए। अगर कोई पर्सन है जो इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट ज्वाइन करने से मना कर रहा है, if it protects a person who refuses to join or stop participating in an illegal strike or lockout, ऐसे पर्सन को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो मना कर रहा है इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट ज्वाइन करने से, तो आप उसको अपनी ट्रेड यूनियन या फिर सोसाइटी में से एक्सपेल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उस पर जुर्माना या पेनलाइज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। उसको किसी भी राइट या बेनिफिट के लिए आप डिप्राइव नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि नहीं अब तुमने मना कर दिया है स्ट्राइक में पार्ट लेने से तो हम तुम्हें ये बेनिफिट्स नहीं देंगे। किसी भी डिसएडवांटेज का पार्ट उसको नहीं बना सकते। ओके, ये हैं शेड्यूल्स, टोटल 5 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज N ऑफ सेक्शन 2 वो सभी दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड शेड्यूल है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स, थर्ड शेड्यूल में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, फोर्थ शेड्यूल में कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन, ठीक है। और ये है फिफ्थ शेड्यूल जिसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात की गई है। तो ये हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ओके। इसके अलावा जो इसके PYQs हैं वो मैं आने वाली क्लासेस में टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे 2 इंडस्ट्रियल कोड्स जो नए लेबर कोड्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। यानी कि उनमें जो एक्ट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीक से या फिर आने वाले समय में हम जल्दी ही नेक्स्ट कोड शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए और गुड बाय।